हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2। इस यूनिट का नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम आज इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पेज नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट शॉर्ट का पेज नंबर है 23, सेकंड का है 27, थर्ड का 23 और 24 पे आंसर है, और फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ दीज क्वेश्चंस विल बी शोन टू यू बाय राइटिंग ऑन नोटबुक। आई विल शो यू राइट नाउ। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है पेज नंबर 29 पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं पेज नंबर 23 पर। आंसर है सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन की कामयाबी के पॉइंट्स बताने हैं हमने। तो सबसे पहले तो उसका ये हुआ था कि ये मार्क कर लें यहाँ से पहले यहाँ तक, और 2 ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आएगा इसमें। तो फ़ायदा क्या हुआ था इस, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब मिले थे ये लोग तो सारे अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई थी। फिर क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट इनका जो इलादा अपना खुद इख्तियारी का हक़ था वो मान लिया गया, और मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन मान लिया गया था। तो ये इनकी कामयाबी के कुछ पॉइंट्स थे शिमला डेपुटेशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पेज नंबर 27 पे। हमने नेहरू रिपोर्ट को एनालाइज करना है कि उसमें कैसे अच्छे पॉइंट्स थे, ख़राब थे, क्या था उसमें। तो 27 पेज पे आते हैं। ये एनालिसिस दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर है। आपने इसमें देखना है कि नेहरू रिपोर्ट का क्या एनालिसिस था, मुसलमानों के हक़ में थी या नहीं थी। इसमें ये मुसलमानों के हक़ में नहीं थी, इसलिए क्योंकि जो बातें जितनी भी मुसलमानों के राइट्स एक्सेप्ट कर लिए गए थे लखनऊ पैक्ट में, वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए थे नेहरू रिपोर्ट में। तो ये मुसलमानों के इंटरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था इसमें। तो ये इसका आंसर है शॉर्ट 2 का। शॉर्ट 3 का पेज नंबर है 23 और 24, तो वो भी देख लेते हैं साथ ही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यहाँ से स्टार्ट होगा पेज नंबर 23 से, और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ख़त्म होगा 24 का पहला पॉइंट। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, क्या देखना है। सबसे पहले तो 2-3 तरह के डिमांड्स थी, ऑब्जेक्टिव्स थे इसको इस्टेब्लिश करने के। पहला तो ये था कि मुसलमानों की डिमांड्स रखनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे और एक अच्छे अंदाज में। दूसरा ये था कि मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ और जो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई कन्फ्यूजन थी, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनसे ले लिया था उनका कंट्री, तो वो दूर करनी थी। इसके बाद थर्ड क्या था उनकी, इसका इस्टेब्लिश करने का मकसद, 2 तो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गई। तीसरा मकसद ये था कि जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं इंडिया में, तो उसके अलावा भी तो वहाँ कम्युनिटीज़ थी ना, जैसे सिख हो गया, क्रिश्चन है, हिंदूज़ हैं, और भी बहुत सी कम्युनिटीज़ थी। तो उनके साथ मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंस बतानी है आपने कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स की। तो ये हर लिहाज से मुसलमानों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा था। 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म जो थे इन 1929 ये जो प्रेजेंट हुए। सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म ने क्या किया, मुसलमानों के कल्चर को सेव करने की बात की, उनकी लैंग्वेज को, उनकी पहचान को, उनके पॉलिटिकल राइट्स को सेव गार्ड करने की कोशिश की गई। तो ये जो इनके पॉइंट्स के ज़रिए मुसलमानों के लिए ना एक उनके आगे एक माइंड मैप आ गया उनके आगे कि उन्होंने कैसे काम करना है अपनी कंट्री के लिए। तो ये 14 पॉइंट्स उनके लिए एक मैप की हैसियत रखते थे, एक बेस की हैसियत रखते थे, जिस पे चल के, जिसको मद्देनज़र रख के मुसलमानों ने अलग कंट्री अचीव किया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी इधर ही कापी पे है। आपने बताना है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 क्यों फेल हुई थी। तो बेसिकली ये फेल इसलिए हुई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की एक बात पे, एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर सकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों को, मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की जमात थी उसको मुसलमानों की सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती थी। सोल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं अकेली एक ही जमात मुसलमानों की नुमाइंदा। वो कहते थे कि दूसरी जमातें भी हैं जो मुसलमानों के राइट्स को के लिए काम कर रही हैं। तो
पहला तो ये था कि दोनों पार्टीज़ किसी एक फार्मूले पे, एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो सकी, और दूसरा ये था कि ना कांग्रेस मान रही थी मुस्लिम लीग को, एक ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात, और ना मुसलमान किसी उसकी डिमांड पे एग्री कर रहे थे। तो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो उनका रिजिड रवैया था, इस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन जो कि नोटबुक पे आपको मिलेगा वो है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने क्या फार्मूला दिया था, उसके बारे में बताना है आपने। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर था कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी, जिस तरह की हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं फेडरल वाली को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेन अफेयर्स को डील करती है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स है, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारी पॉलिसी कैसी होगी, और कम्युनिकेशंस वगैरह को। तो ये तो डील करने थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और प्रोविंसेस का ग्रुप बना लिया गया, ग्रुप A, B, C। तो उनके क्लस्टर्स बना ली गई। क्लस्टर कहते हैं ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो उनकी सेम थिंकिंग हो, मज़हब सेम हो, कल्चर उनका सेम हो, तो सेम चीज़ जो ग्रुप के अंदर सेम हो, ठीक है। तो रिलीजियस मेजॉरिटी की बुनियाद पे इनको ग्रुप्स बनाए गए थे, और जो कुछ इंडिविजुअल प्रोविंसेस थे उनको भी इख्तियार दिया गया कि बेशक वो खुद मुख्तारी से रहें, ऑटोनमी से रहें, दूसरे मैटर्स में भी उनको इख्तियारात दिए गए थे कि वो जिस तरह चाहें अपने मामलात। उनके पास ऑटोनमी थी, मतलब उनके पास ताकत थी, सलाहियत थी कि अपने मामलात को ख़ुद भी हल कर सकते हैं। कुछ मामलात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे और कुछ प्रोविंसेस के पास भी थे, जैसे वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन को देख सकते हैं। बाकी मामलात के जैसे अभी आप देखते हैं कि बाज़ार के बंद होने का या खुलने का कोई ऐलान होता है, या कहीं पे कोई पाबंदी लगती है, या कोई छुट्टी वगैरह अनाउंस करनी होती है, तो वो ख़ुद प्रोविंसेस कर सकते हैं इन मैटर्स में। तो इस फार्मूले का मकसद ये था कि जितने भी इंडियंस हैं उनकी यूनिटी को भी बरकरार रखा जाए, और कम्यूनल जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। लास्ट क्वेश्चन 6 और 7 तो हमने कर लिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। 5 का आंसर पेज नंबर 29 पे है कि लामा इकबाल के खुतबा अलाहाबाद को हमने देखना है। जो अलाहाबाद एड्रेस था उसके बारे में देखना है कि कामयाबी थी, नाकामी थी, कैसा था मुसलमानों के लिए वो। तो अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस था 1930 में, ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने क्लियर कट बता दिया था मुसलमानों को कि उन्होंने कैसे अपना एक कंट्री अचीव करना है, और कंट्री अचीव कर लेने के बाद उसे एक इस्लामिक स्टेट बनानी है, और इस्लामिक स्टेट किन इलाकों पे होगी ये भी क्लियरली बता दिया अल्लामा इकबाल ने कि जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं जिन इलाकों में, उनको मिला के एक कंट्री ले लें। तो बाद में मुसलमानों ने इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना अलग कंट्री लिया, और उन्हीं इलाकों पे मुश्तमिल था जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे। तो ये आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में जो 1-2 दिन तक आएगी उसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्लियर करूँगी आपको। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।